तो आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे जीरो टू हीरो सीरीज में। और आज का जो सेशन है वो बहुत ही खास है, क्योंकि जो हमारे आज के गेस्ट हैं वो, मैं कहूँगा कि इको थिंकिंग की पूरी मूर्ति है। इको थिंकिंग के जीते जागते एग्जाम्पल। और उनका परिचय देने से पहले मैं बस आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि सब हो सके तो अपने पास आप नोटबुक पेन लेके रखिए, क्योंकि आज हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और नोटबुक पेन रहेगा तो आप सारे पॉइंट्स नोट डाउन कर पाएंगे। ठीक है, तो जिसके पास नहीं है, अगर हो सके तो आप जल्दी से जाके नोटबुक पेन ले आइए, ताकि आप जो जो भी आज सीखे वो आप लिख सकें। ओके। तो हमारे आज के जो गेस्ट हैं वो वैसे प्रोफेशन से, पेशे से एक डॉक्टर हैं। पर इनकी पहचान सिर्फ इनके प्रोफेशन से नहीं, बल्कि इनका जो पर्पस है, इनका जो उद्देश्य है, उससे भी बनी है। इन्होंने अपनी सक्सेस, अपनी सफलता से ज्यादा दूसरों के जीवन में बदलाव लाने पर विश्वास रखा है, और उन्हें आगे भी बहुत बढ़ाया है। और इनकी जर्नी एक बहुत गहरी, बहुत अच्छी बात समझाती है कि जब हम सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि समाज के लिए काम करते हैं ना, तो उसका जो प्रभाव है, उसका जो इम्पैक्ट है, वो कितनी दूर तक जा सकता है। और ये मैं आप सभी को एक असली एग्जाम्पल्स, फैक्ट के साथ बताता हूँ। तो इनके इस प्रयास की शुरुआत हुई थी सिर्फ 7 डॉक्टरों के साथ, और आज उसी से जुड़ के 200 से ज्यादा डॉक्टर्स जो हैं अपनी सेवा दे रहे हैं। और अगर हम थोड़े बड़े स्केल पे देखें, तो इस पर्पस की शुरुआत एक छोटे से हॉस्पिटल से हुई थी, और आज 3 से 4 बड़े हॉस्पिटल के साथ साथ मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, फिजियोथेरेपी कॉलेज भी शुरू हो गए हैं। और इनकी इस जर्नी की शुरुआत सिर्फ 8 लाख रुपए के लोन के साथ हुई थी। और आज यही प्रयास, यही पर्पस के होते हुए 1500 करोड़ से भी ज्यादा के एसेट्स खड़े हो चुके हैं। अब सोच रहे, 8 लाख लोन से शुरुआत हुई थी और 1500 करोड़ से ज्यादा के एसेट्स खड़े हो चुके हैं। तो यहाँ पे जो सवाल है ना, वो सिर्फ ग्रोथ का नहीं रह जाता। सवाल ये है इसके पीछे कि इतना समर्पण, इतना डेडिकेशन, कितना डेडिकेशन रहा होगा, या इसके पीछे जो सोच है वो क्या रही होगी कि इतना कुछ पॉसिबल हो पाया। और ये जो सोच है ना, ये ही को इतना अलग बनाती है, क्योंकि इनका ये मानना है कि अच्छा डॉक्टर बनना सिर्फ अच्छी नॉलेज होना या अच्छे इलाज करना नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ आप में सेवा भाव, संवेदना, एम्पैथी भी होना बहुत जरूरी है। और इसी सोच के साथ जो आज हजारों मेडिकल स्टूडेंट्स और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के साथ ये मिलकर बच्चों को, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, और अलग अलग, बहुत सारी अलग अलग कम्युनिटीज के लिए 60 से ज्यादा, मतलब 60 से ज्यादा जो है सर्विस प्रोजेक्ट्स और इनिशिएटिव्स पे काम कर रहे हैं। इनका विश्वास है कि असली लीडरशिप खुद आगे खड़े होने में नहीं है, बल्कि लोगों को आगे बढ़ाने में। तो आइए हम सब मिलके स्वागत करते हैं हमारे आज के गेस्ट का, डॉक्टर अश्विनी कुमार तुपकरी सर का। और सर, मैं चाहूंगा आप हम सबके साथ आज अपनी जर्नी, अपनी लाइफ नमस्ते। शेयर कीजिए। सो ओवर टू यू सर। नमस्ते। पहली बात तो मैं ये बोलूँगा कि आपने मुझे मैंने हम सब लोगों ने मिलकर जो काम किया, वो आपके सामने संक्षिप्त में रखने के लिए मौका दिया। उसके लिए मैं जितने सारे लोग ज़ीरो टू हीरो इस सेशन में सम्मिलित है, उन सब का आभार व्यक्त करता हूँ। 1989 में, यानी वैसा तो 88 में हमने ट्रस्ट बनाया था, तो हमारे एक मेंटोर है, अभी जीवित है, 84 उनकी उम्र है। तो वो हम सब लोगों से बड़ी मित्रता के साथ बात करते थे, और हमारे सबके मन में बचपन से ही ये था कि हम अपने समाज के लिए कुछ ना कुछ हमने करने चाहिए। यानी ये कुछ हमारे दिल में था, ये बोलना भी ज़रा ठीक नहीं है। मैं ये बोलूँ कि हर एक आदमी के मन में ये भाव कभी ना कभी जीवन में आता ही है। किसी के जीवन में वो जब आप बड़े यंग होते हो तब आता है, तो किसी के जीवन में 60 साल के बाद आता है कि भई मैंने सब कुछ कर लिया, अभी मैंने समाज के लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे डीएनए में लाखों साल से है ही कि जीवन में मैंने अपने लिए जैसे जीना चाहिए, वैसा मेरा जीवन सार्थक तभी होगा कि यदि वो औरों के काम में भी आए। तो ये भारत की एक बड़ी विशेषता है, और हम सब में वो विराजमान है। किसी की थोड़े उम्र के पहले तौर पे वो प्रकट हो जाती है, तो किसी की बाद में। ऐसा तो मैंने कोई आदमी नहीं देखा है कि वो जीवन में कभी ये चाहता ही नहीं
कि मेरे से किसका भला ना हो। ऐसा तो मैंने मेरे जीवन में अभी तक, मेरी उम्र 66 हो गई, तो मैंने किसी को मैं मिला नहीं। पहले लगता है सब लोगों को कि भई मैं मेरे लिए जीऊँ, पैसा कमाऊँ, ये करूँ, वो करूँ, और अंत में उसके ध्यान में आता है कि अरे ये मैंने सब कुछ किया, लेकिन मैंने और किसके लिए कुछ नहीं किया। दुनिया में ना एक 5,000 लोगों का सर्वे हुआ है। अभी वो 1-2 दिन में मरने वाले हैं, तो उनसे पूछा गया, वो नेट पे अवेलेबल है। तो उसमें सब लोगों ने ये कहा, किसी ने ये कहा कि मैंने मेरे पत्नी की तरफ ध्यान नहीं दिया, मेरे पति की तरफ ध्यान नहीं दिया। मैं दूसरों के लिए कुछ नहीं कर सका, इसका गम वो 5,000 लोगों को रहा। तो ये एक मनुष्य जीवन की बेसिक इंस्टिंक्ट है, प्रेरणा है कि मैं जीऊँ तो मेरे लिए और दूसरों के लिए। तो ऐसी हमारी जर्नी 1988 में प्रारंभ हुई, हमने एक ट्रस्ट बनाया और 89 में हमने एक छोटा अस्पताल खोलने के लिए सोचा। बहुत सारे सोशल प्रोजेक्ट को हमने विज़िट करी, कई सारी किताबें पढ़ी, कई सारे ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन हुए और ऐसा मन में आया कि ऐसा कुछ करना चाहिए। तो उस समय डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार, जो आरएसएस के संस्थापक रहे, उनकी जन्म शताब्दी, उनके जीवन के लिए 100 साल पूरे हुए थे। तो उसके कारण उनके नाम से हमने पहला अस्पताल बनाया जिसका नाम डॉक्टर हेडगेवार रुग्णालय अस्पताल ऐसा रखा गया। एक 15 बेड का अस्पताल था। हम सब लोगों ने 15-15 हज़ार रुपए अपने जेब से उसके लिए डोनेशन दिए। डोनेशन देने के लिए भी पैसा नहीं था, तो बैंक से लोन उठाकर वो लोन हमने हमारे ट्रस्ट के लिए डोनेशन के तौर पे दे दिया। तो हम सब लोगों ने उठाए हुए डोनेशन को ही हमने अपना मार्जिन मनी बनाया और उस मार्जिन मनी को देकर एक 8 लाख का लोन मिला। उसके कारण हमारा 3,000 स्क्वायर फुट में किराए की जगह पे 15 बेड का एक अस्पताल प्रारंभ हो गया। और जैसा-जैसा वो बढ़ा, तो अभी जैसा बोला कि 1,500 करोड़ के आसपास एसेट बन गए। हमारा संभाजीनगर महाराष्ट्र में 610 बेड का एक अस्पताल है। एक दो 150 लोगों के एडमिशन के लिए एक एमबीबीएस का कॉलेज है जिसका अभी 3rd ईयर ऑफ एडमिशन चल रहा है। फिजियोथेरेपी कॉलेज का दूसरा वर्ष है, नर्सिंग कॉलेज का 11वां वर्ष है। ब्लड बैंक को 1993 से हमने प्रारंभ करा था। तो देश में से सबसे अच्छी ब्लड बैंक, जिसको आप मेनू कार्ड बोलोगे तो 21 अलग-अलग प्रोडक्ट हम एक ब्लड बैंक से देख करते हैं। जैसा आपने एक आपसे एक ब्लड बैग यानी 300 एमएल हम जब ब्लड लेते हैं, तो उससे 21 प्रोडक्ट बनाने की क्षमता हमारे ब्लड बैंक में जो देश में सबसे ज़्यादा है। तो आपको चाहे जिसकी ज़रूरत है, डेंगू हो गया है तो आपको प्लेटलेट की ज़रूरत है, तो सिंगल डोनर प्लेटलेट से आपको एसडीपी से वो भी मिल सकता है। एनएबीएल, एनएबीएच एक्रीडेटेड है, हमारे यहाँ पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट है। फिर हमने झुग्गी-झोपड़ियों में काम प्रारंभ करा तो संभाजीनगर के 60% ऑफ द स्लम को हम एक प्राथमिक सुविधा देते हैं। फिर बच्चों के लिए संस्कार वर्ग चलाते हैं, उनके लिए कंप्यूटर एजुकेशन और ऐसे कई सारे बार बेंडिंग, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बिंग, मेसनरी ट्रेनिंग ऐसा भी काम करते हैं। उसके साथ-साथ में हमने महिलाओं के बीच में काम शुरू करा। आज 5,000 से ज़्यादा महिला हमसे जुड़ी हुई है। 10,000 से ज़्यादा एडोलेसेंट गर्ल्स हमसे जुड़ी हुई है। हम फार्मर्स प्रोड्यूसिंग कंपनी के साथ काम करते हैं, 12 जिलों में काम करते हैं, 900 देहातों में काम करते हैं। ऐसा करते-करते तो 60 से ज़्यादा सोशल प्रोजेक्ट हम लोगों ने प्रारंभ करे हुए हैं। देश में जहाँ-जहाँ आपत्ति आई, जैसा गुजरात में भुज में भूकंप हुआ था, तो हम वहाँ 3 महीने रहे। महाराष्ट्र में लातूर, किल्लारी में भूकंप रहा तो हम वहाँ रहे, जम्मू कश्मीर में गए हैं, अंडमान में सुनामी आए तो हम गए हैं, पहाड़ में पानी आया तब भी हम गए हैं। तो देश में जहाँ-जहाँ समस्या खड़ी हुई है, वहाँ-वहाँ भी हमने काम करा है। ये तो बहुत सारे लोग भी करते हैं, ऐसा नहीं कि हम ही करते हैं। ये कई सारे लोग इसमें जुड़े हुए रहते हैं। एक लेकिन हमारी एक बड़ी विशेष एक्टिविटी चलती है, जो मुझे लगता है आज के सेशन के लिए थोड़ी-सी ज़्यादा उपयुक्त होगी। तो हमने जब करीब-करीब 95-97 के समय पे हमने ये सोचा कि हम तो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन समझो जम्मू कश्मीर या कन्याकुमारी में यदि कोई पेशेंट बीमार हो गया, तो वो संभाजीनगर तो नहीं आएगा। तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? क्योंकि हमारा सोचना ये था कि थिंक ग्लोबली और एक्ट लोकली। तो हम क्या कर सकते हैं? तब ऐसा ध्यान में आया कि एक रास्ता ये रह सकता है कि हम जगह-जगह ऐसे अस्पताल खोलें और उस अस्पताल का संचालन संभाजीनगर से करें।
ये चेन वाली जो बात है ना, ये वैसे विदेशी बात है, ये हमारे देश की बात नहीं है। हमारे देश में कभी पुराणों में या कहीं भी ये नहीं मिलता कि हमने कोई चेन खोली है। फिर हमने सोचा कि हम क्या कर सकते हैं, तो हमने ये सोचा यदि हम जैसा सोचते वैसे सब डॉक्टर सोचने लगे, तो हम देश का भविष्य बदल सकते हैं। तो मैंने स्वयं ने 12 साल तक हर बुधवार शाम के समय 6 से 9 बजे के बीच में 3 घंटा मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के छात्रों से मिलने जाता था। तो आज भी मेरे हजारों मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले लोग मेरे मित्र हैं, आज बड़े-बड़े डॉक्टर हो गए। कई सारे लोग यूपीएससी पास करके बड़े सेक्रेटरी-वेक्रेटरी भी बने हैं। लेकिन हमारा काम वो 1995 से लेकर आज तक वो चला। धीरे-धीरे वो बच्चों के साथ हमारी मित्रता बनी, कई सारे कार्यक्रम बने। आज उसका एक सफल कार्यक्रम बनता है, उस एक्टिविटी का नाम है ड्यूरिंग वेकेशन 1 वीक फॉर नेशन, 1 सप्ताह देश के नाम। तो हम हर वर्ष 300 छात्रों को 70-80 मेडिकल कॉलेज से ऑनलाइन एप्लीकेशन आते हैं और उनको लेकर हम ट्राइबल एरिया में लेकर जाते हैं। तो उनके मन में भी ये भाव जगे कि हम अपने देश की जनता के लिए कुछ ना कुछ अपने जीवन में करें। तो ऐसी इस सेवांकुर भारत इस एक्टिविटी से आज हमारे साथ 17,000 मेडिकल कॉलेज के छात्र जुड़े हुए हैं। महाराष्ट्र, गोवा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, यहाँ हमारा काम चलता है। कुछ कुछ लोग दिल्ली से, कुछ लोग कलकत्ता से भी जुड़े हुए हैं। लेकिन ये 5 राज्यों में हमारा अच्छा काम है। हर कॉलेज में हमारे साथ जुड़े हुए कुछ ना कुछ लोग हैं। आज हमने एक एमओयू बनाया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। तो 600-700 एप्लीकेशन आते हैं, उसमें से 300 लोगों को लेकर हम जाते हैं। तो जो लोगों को नहीं लेकर जाते, ये तो हम जैसे सीनियर लोगों की कमी है। अच्छे डॉक्टर यदि हमारे साथ जुड़े, तो हम ये यात्रा 2 बार भी कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने एक रास्ता निकला, उसका नाम है 3 डेज़ फॉर नेशन। तो अपने अगल-बगल में हम लेकर जाते हैं, तो ऐसी 9 यात्रा हम हर वर्ष 3 डेज़ फॉर नेशन से निकालते हैं, जिसमें 100 से 150 छात्र उसमें सम्मिलित होते हैं। फिर दिवाली के समय हम कुछ त्योहार मनाते हैं बच्चों के साथ, फिर उनके लिए एक रेसिडेंशियल कैंप चलवाते हैं। ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ काम करते-करते हमारा एक नासिक में अस्पताल खुला, जिसमें से ये छात्रों के मन में लगा कि हमने भी कुछ अपने जीवन में करना चाहिए। तो नासिक में हमारा एक 300 बेड का अस्पताल है, जिसका नाम श्री गुरुजी रुग्णालय इस नाम से है। तीसरा अस्पताल हमारा ओएनजीसी के साथ, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन के साथ असम में, अपर असम में शिवसागर में है। और अभी एक चौथा अस्पताल हम झारखंड में रांची में कांकेर नाम की जगह है, जहाँ कोल इंडिया के साथ हम काम कर रहे हैं। वहां हम एक 200 बेड का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाएंगे। इस प्रकार से यह काम हमारा चलता है। अभी जो लोग रांची में काम करेंगे हमारे साथ, तो उनके लिए ये 2 अगस्त को हम मुंबई में मिलेंगे। जो छात्र वहाँ काम करने वाले हैं, उनके साथ हम हर 2 महीने में 1 मीटिंग करते हैं। वो आने वाली मीटिंग 2 अगस्त को है। जो भी आपसे जुड़े हुए यदि मुंबई में रहते हैं, तो वो आ सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं। संक्षिप्त में मैं इतनी बात कहूँगा, बचे हुए आप पूछेंगे वैसा मैं जवाब दूँगा। धन्यवाद। सर हम चाहेंगे थोड़ा सा आप और अपने बारे में, अपने काम के बारे में शेयर कीजिए, फिर थोड़ी देर के बाद हम फिर लोगों से क्वेश्चन आंसर ले जाएंगे। ठीक है, ठीक हमारे है। पास मुझे काफी समय है, तो हम अच्छे अच्छा, से आपको सुनना चाहेंगे, अच्छा, आपके अच्छा। बारे में और जानना चाहेंगे। जी। ठीक है। क्योंकि मुझे लगा कि कुछ पूछने वाले हैं, इसलिए मैंने संक्षिप्त में एक जर्नी झट से बता दी। ठीक है, मैं और कुछ बताता हूँ। जैसे कि हमने जो भी कुछ काम किया है ना, तो हमें ये काम करना है, इसके लिए नहीं करा है। हमने समाज की एक समस्या देखी और उस समस्या का समाधान ढूँढने का हमने प्रयास किया है। तो देखो, जैसे हमने पहला अस्पताल खोला, तो ऐसा सोचा था कि भई हमने गरीब लोगों के लिए खोला है। तब हम ₹20 हमारी कंसल्टेशन फीस थी। 89 की बात कर रहा हूँ मैं। तब ऐसा ध्यान में आया कि गरीब लोग तो नहीं आ रहे। तो लोअर मिडल क्लास आता था, लेकिन लोअर क्लास नहीं आता था। तो हमने सोचा, तो हम ही गरीब लोगों के पास जाएँगे। तो हमने गाँव की एक बड़ी झुग्गी-झोपड़ी सिलेक्ट कर ली और वहाँ हमारा एक प्राइमरी क्लिनिक खोला। तो वहाँ पेशेंट आते रहते थे। तो पहले लोगों को लगा कि हम लोगों ने जो क्लिनिक खोला है, तब क्या हुआ, वो यहाँ के लोकल म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शन हो रहे थे। तो उनको ऐसा लगा कि शायद हम इलेक्शन-विलेक्शन लड़ने वाले हैं, इसके लिए हमने क्लिनिक खोला। तो लोगों ने पत्थर मारे, डॉक्टर को वहाँ से हटाने की कोशिश करी। हम वैसे ही डटे रहे।
इलेक्शन खत्म हो गए, ना हमने इलेक्शन में कोई काम करा, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट किया। तो धीरे-धीरे लोग हमसे जुड़ने लगे। आज हमारा वहाँ 15,000 स्क्वायर फुट से अच्छा बड़ा कंस्ट्रक्शन है, जहाँ कई सारी एक्टिविटी चलती है। तो जैसा ये काम शुरू हुआ तो एक दिन ऐसा हुआ कि वहाँ एक आदमी यानी जो 2 बच्चे थे, वो हर बार हमारे यहाँ डायरिया करके आते थे। तो दवा गोली लेकर जाते थे और हर हफ्ते में वो आते थे डायरिया की वजह से। तो ऐसा लगा कि अरे क्या होता है? उनके घर जाकर ज़रा देखते हैं। तो हम उनके घर हमारे डॉक्टर गए तो ध्यान में आया कि एक नाले के किनारे रहते हैं, हाथ-पैर वहीं धोते हैं और वहीं खाना खाते हैं। तो उनको हैंड हाइजीन के बारे में समझाना चाहिए। ऐसा उसके घर जाने के बाद समझा। तो जो बड़ा आदमी था उनके साथ आता था, ऐसा लगा कि ये शायद दवा-गोली बेचता भी होगा, नहीं लेता होगा। ऐसे मन में कई सारे विचार आए, इसके लिए घर गए। तो घर में एक लड़का था, वो तम्बाकू खा रहा था। तो पूछा, भाई साहब आप क्या कर रहे हो? बोले तम्बाकू खा रहा हूँ। तो पूछा, आप स्कूल नहीं जाते क्या? तो बोला कि नहीं, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। बोले क्यों नहीं जाते हो? तो बोले मैं फेल हो गया। तो बोला कि भाई, तो फेल हो गए तो कौन से विषय में फेल हो गए? तो उसने बोला मैं इंग्लिश में फेल हो गया हूँ, मैथमेटिक्स में फेल हो गया हूँ और साइंस में फेल हो गया हूँ। तो हमने उनको पूछा कि क्या भाई हम आपको यदि कोई ट्यूशन लगा ले, तो कोई टीचर को बुला ले तो आपको अच्छा लगेगा क्या? आप आओगे क्या? तो उसने पूछा कि हम आएँगे, लेकिन आप फीस कितना लोगे? तो हमने बोला कि भाई साहब, हम फीस तो नहीं लेंगे, आप आएँगे क्या? तो बोले हाँ, हम ज़रूर आएँगे। तो धीरे-धीरे 100 से ज़्यादा बच्चे पढ़ने के लिए आने लगे। तो सिर्फ़ पढ़ना ही ठीक नहीं है, तो उनके लिए हमने संस्कार वर्ग की योजना बनी। तो संस्कार वर्ग में हमने क्या कहना भई, कोई प्रार्थना-वार्थना भी करेंगे। तो अभी जैसा सब लोग अपने-अपने जय स्वामीनारायण से लेकर कोई राधे-राधे बोल रहा है, तो वैसा हमने सोचा जिस झुग्गी-झोपड़ी में हम रहते हैं, वह सब लोग तो भगवान गौतम बुद्ध को मानते हैं। तो हमने जय भीम बोलना और बुद्ध वंदना प्रारंभ कर दी। तो सब लोगों को लगा कि अरे ये अपने वाले लोग दिखते हैं, तो काम भी अच्छा बनने लगा। तो छात्र पढ़ने लगे, धीरे-धीरे वो 10वीं तक आ गए। तो फिर आगे पढ़ना चाहिए, फिर इसके लिए हमने उनके लिए कंप्यूटर एजुकेशन का क्लास लगा दी। वहाँ एमएचसीआईटी का कोर्स भी चलता है। फिर और आगे लोग बढ़ने लगे तो उनके लिए इलेक्ट्रीशियन का कोर्स आ गया, फिर बार बेंडिंग आ गया, फिर मेसनरी ट्रेनिंग आ गया। तो ध्यान में ऐसा है कि जहाँ कंस्ट्रक्शन साइट होती है, वहाँ महिला को कम वेतन मिलता है और पुरुष को ज़्यादा मिलता है, क्योंकि वो स्किल्ड काम करता है। तो हमने एल-एन-टी के साथ टाई अप बनाया, एक टीचर रखा, ₹700 महीने की स्कॉलरशिप रखी और पहली 20 महिलाओं की ट्रेन्ड मेसन की हमने सर्टिफिकेट कोर्स के साथ बैच निकाली। तो आज अपने गाँव में 100 से ज़्यादा महिला ऐसी है कि जो एल-एन-टी की स्कॉलरशिप लेकर, सर्टिफिकेट लेकर ट्रेंड मेसन बन गई है। तो आज उनको भी उतना ही तनख्वाह मिलती है जितनी एक मेल वर्कर को मिलती है। तो जैसा ये बच्चों के साथ करने लगे तो स्वाभाविक लोग बोलने लगे कि भई आप महिलाओं के लिए भी कुछ करो। तो महिला तो कई सारे लोग ऐसे थे कि जो अनपढ़ थे, स्कूल में गए नहीं थे या दूसरी चौथी तक पढ़े थे। तो हमने जिसको एडल्ट लिटरेसी बोलते हैं, प्रौढ़ साक्षरता वर्ग, उसका प्रारंभ करा। तो महिला वहाँ आने लगी, तो उनको एसटी से एक जगह से दूसरे जगह जाना रहा, तो पहले पढ़ना नहीं आता था कि ये एसटी कहाँ से कहाँ जा रही है बस। तो अभी बस का वो बोर्ड पढ़ने लगे तो उनको अच्छा कॉन्फिडेंस आ गया कि अभी मैं गाँव में जाती हूँ, तो मुझे पढ़ना आता है, किसी ने लेटर भेजा तो मैं पढ़ सकती हूँ। आज देखो वहाँ से महिला पढ़ते-पढ़ते आगे एक बहन उसमें से एमफिल हो गई और वो आज हमारे ट्रस्ट की जॉइंट सेक्रेटरी बनी। तो वहीं से हमने उनको पढ़ाकर आत्मविश्वास देकर ये काम आगे बढ़ा। तो जैसा एक लड़की थी वहाँ, वो भाग गई एक लड़के के साथ, उसने शादी बना ली और 1 साल के बाद वो लड़के ने वो लड़की को छोड़ दिया। तो हम उसके घर गए मिलने के लिए कि भई क्या हुआ? तो बहन ने बताया कि वो लड़का मोटरसाइकिल पे आता था, शर्ट इन करके था, गॉगल पहना हुआ था, गले में स्कार्फ था और उसने मुझे आई लव यू बोला। इसके कारण मैं उसके साथ भाग गई। तो ध्यान में आया कि भई प्यार का मतलब ये समझ नहीं रही, तो एक एडोलेसेंट एज में जो हार्मोनल चेंजेज़ होते हैं, उसके लिए हमने कुछ करना चाहिए। तो हमने एक हमारा डिज़ाइन प्रोग्राम बनाया, जिसका मराठी में नाम रहा एक कळी उमलताना। बोले तो एक बड से फ्लावर होने वाली प्रोसेस को। और आज हमसे 10,000 से ज़्यादा बहनें जुड़ी हुई है,
जिनके साथ हम वन ऑन वन सेशन करते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट का कंसल्टेशन करते हैं, ग्रुप सेशन करते हैं, फ़िल्म बताते हैं। तो जिसके कारण ये 10,000 बहनें हमसे जुड़ी हुई है। जैसा ये आगे बढ़ा, तो महिलाओं के साथ काम करा, तो महिलाओं ने बोला कि भई हमारे जो हस्बैंड है वो हमें मारते हैं, शराब पीकर आते हैं, तो झगड़ा होता है। फिर हमने एक लीगल एड काउंसलिंग के लिए एक सेशन बनाया, तो वैसा काम शुरू हो गया। तो कोई आदमी अभी शराब ना पी सके, वहाँ कहीं शराब का ठेला ना लगे, इसके लिए भी हमने एक प्रेशर ग्रुप बनाकर काम धीरे-धीरे शुरू कर दिया है। फिर ऐसा ध्यान में आया कि ये करते-करते उनकी आमदनी कम है, तो उनके लिए कौशल के कार्यक्रम शुरू कर दिए, तो टेलरिंग कोर्स बना, केटरिंग कोर्स बना, ऐसे सारे कोर्स बने। कोविड के समय ये हुआ कि ऐसा ध्यान में आया कि ऐसे कुछ वृद्ध दंपति है, माता-पिता है, जिनको बेटे तो है लेकिन वो ध्यान दे नहीं देते और ये वृद्ध होने के कारण काम भी नहीं कर सकते, तो उनको खाना खिलाना चाहिए। क्योंकि वो खाने के लिए कोविड के समय काम भी नहीं कर सकते और खाना भी नहीं मिलता था। तो हमने एक क्षुधा सम्मान योजना, देवकीनंदन गोपाला क्षुधा सम्मान योजना, ऐसा उस प्रोसेस का नाम रखा और 300 ऐसे घर हमने ढूँढे, जहाँ 3 अलग-अलग बस्तियों में 100-100 घर, कि जिनको हम एकदम गरम खाना हमारी ई-रिक्शा से उनके घर तक जाता है और वो मुफ्त में जाता है, ताकि वो वृद्ध सम्मान के साथ अपना खाना खा सकें। तो ऐसी भी योजना समाज की एक समस्या देखना और उस समस्या के पीछे हम क्या कर सकते हैं वहां से प्रारंभ कर देना, ऐसा हमारा प्रवास रहा। कई सारे लोग ऐसे रहे कि जिनकी जैसे यहाँ की बेटी दूसरे बस्ती में गई, तो दूसरे बस्ती की बेटी यहाँ आकर बहू बनकर आई, तो उनमें झगड़ा भी होता था। तो ऐसा ध्यान में आया कि भई ये झगड़ा जो शादी होने के बाद पहले कुछ दिनों में चलता है, उसके कारण कई सारी समस्या आती है, डिवोर्स तक बात आगे बढ़ती है। तो हमने कपल काउंसलिंग शुरू कर दिया। तो उनको लेकर आना और ऐसे पूछना कि भाई साहब आपकी जो पत्नी है ना उसमें आपने क्या अच्छाई देखी है? तो गिनाता था, तो पूछते थे हम भी ये अच्छाई को और अच्छा बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? और आप पूछो कि भई आपकी पत्नी को खाने में क्या अच्छा लगता है? उसकी हैबिट्स और हॉबीज़ क्या है? तो ऐसा हस्बैंड को भी पूछते हैं, वैसा वाइफ को भी पूछते हैं। तो एक-दूसरे ने एक-दूसरे को सपोर्ट करना ताकि उनका झगड़ा-झाँसा ना हो, ऐसा हम काम शुरू करें। तो जो बहू भी आ गई और अभी वो लड़की भी आ गई, मान लो कोई प्रेग्नेंट है, तो हमने जिसको सामूहिक गोद भराई का कार्यक्रम वैसा करने लगे। सब लोगों को बुलाना, झूला लगाना, फूल-वूल लगाना, अपने घर में हम जो भी कुछ करते हैं वो करना और जब गोद में जो भी कुछ हम देते हैं, तो उसमें हमने आयरन, फेरस सल्फेट, कैल्शियम की गोली देना चालू कर दिया। तो धीरे-धीरे उनका एनीमिया कम होने लगा। तो एनीमिया हटाने के लिए डब्ल्यूएचओ ने हमारे को एक अलग से पुरस्कार दिया कि भई आपने बड़े इनोवेटिव तरीके से किया। फिर अभी हमने एक रमा प्रोजेक्ट करके प्रोजेक्ट चलाया जिसमें 3,500 महिलाओं ने पार्टिसिपेशन करा। क्या करते थे, यदि भई आपका हीमोग्लोबिन 12 से ऊपर आ गया तो आपको एक आयरन की कढ़ाई मिलेंगी जिसमें आप खाना खा सकोगे। कॉम्पिटिशन लग गई। तो समझो अगल-बगल में 2 घर है, एक घर की महिला का हीमोग्लोबिन 12 से ज़्यादा बढ़ा, उसको कढ़ाई मिली, तो बगल वाले को बताती थी, देखो मेरा हीमोग्लोबिन अच्छा हो गया तो मुझे कढ़ाई मिली। तो वो उसके बगल वाली जिसका कम था, वो बड़े जी-जान से दवा-गोली लेती थी, जिसके कारण उसका हीमोग्लोबिन बढ़ जाता था। हमने 3,500 कढ़ाई 2 साल पहले बाँटी, तो जिसके कारण उस मोहल्ले का सबका हीमोग्लोबिन ठीक हो गया। तो वहाँ फिर हमारी स्पेशलिस्ट विज़िट चलती रही, तो भई ये मंडे के दिन ऑप्थेल्मिक सर्जन आएँगे, ट्यूसडे के दिन मान लो वो या ईएनटी के सर्जन आएँगे, फिर गायनेकोलॉजी के लोग आएँगे, पीडियाट्रिशियन आएँगे। तो स्पेशलिस्ट विज़िट भी आती रही और हम उसी पैसे में उनको एक स्पेशलिस्ट का कंसेशन देते थे। किसकी सर्जरी लगी तो आज हम उसकी सर्जरी मुफ़्त में करा देते हैं। तो ऐसा काम धीरे-धीरे करते-करते वो बस्ती का हम ऐसा बोलते थे कि सेवा के माध्यम से हम समाज को ट्रांसफ़ॉर्म करेंगे। इट विल बी थ्रू आवर सर्विस। तो हम डॉक्टर हैं, इसके लिए हमने हेल्थ केयर सर्विसेज़ को एक मीडियम बनाया। हमारा लक्ष्य रहा कि हम समाज में परिवर्तन लेकर आएँगे। हम सेवा के लिए सेवा नहीं कर रहे, हम सेवा के माध्यम से समाज में परिवर्तन करना चाहते हैं और समाज का हर नागरिक ये सोचे कि ये देश और ये समाज मेरा है और मुझे ही इसको अच्छा करने के लिए कुछ न कुछ करना होगा। तो दूसरा ये हमारा काम चलता है कि अलग-अलग मेडिकल कॉलेज के छात्र
सैटरडे संडे हमारे यहाँ विजिट के लिए आते हैं। हर सैटरडे संडे उनके लिए रहने की सुविधा है, वो हमारा प्रोजेक्ट बताने की सुविधा है, खाने-पीने की सुविधा है। मैं स्वयं उन सब बच्चों से बात करता हूँ, जब मैं यहाँ रहता हूँ, तो उनसे बात करता हूँ। जैसे कि कल हमारे यहाँ विजिट मध्य प्रदेश के एक आयुर्वेद कॉलेज के बच्चे की थी। लेकिन किसी कारणवश ऐसा हो गया कि वो जो 20-25 बच्चे आ रहे थे, उसमें से एक शराबी लड़का निकला। तो जो अच्छे लोग थे, उन्होंने उस शराबी को अपने ग्रुप से निकाल दिया कि भई हम आपको नहीं लेकर जाएँगे। तो वो लड़का जाकर वो प्रिंसिपल साहब से मिला, प्रिंसिपल को उसने कुछ उल्टा-सुल्टा बनाया, तो प्रिंसिपल ने बगैर पूछे जो अच्छे लोग जा रहे थे, उनको सस्पेंड कर दिया कॉलेज से और उनको जुर्माना भी लगा दिया। तो अभी हम तो एक एनजीओ है, हम तो कुछ कर नहीं सकते। तो वो बच्चे डरे हुए, इसके लिए हमारी आज और कल की जो विज़िट थी, वो कैंसल हो गई। तो कई बार हम ये देखते हैं कि बच्चे अच्छा काम करना चाहते हैं, लेकिन उनके माता-पिता या प्रिंसिपल है, वही उसमें रोड़ा बनकर रहते हैं। तो इसके कारण फिर हमने माता-पिता से मिलना शुरू कर दिया। मेरे घर कम से कम 500 से ज़्यादा भाई-बहन रुके हैं और कम से कम 500 से ज़्यादा लोगों के घर में गया हूँ। मैं जब भी प्रवास करता हूँ, तो कोई न कोई छात्र के घर जाकर मिलकर आता हूँ, ताकि उनके माता-पिता को लगे कि भई मेरा भाई या बहन किसके साथ जुड़ा हुआ है ये। तो उनको भरोसा आ जाए कि ये अच्छे लोगों के साथ है और इसका जीवन अच्छा बनेगा। अभी तक हमारी इस सेवांकुर भारत इस एक्टिविटी के लिए अपने जीवन का 1 साल पूरा देने जैसे 9 लोग बने हुए हैं। इस वर्ष 2 लोग डॉक्टर निकले हैं। एक डॉक्टर वरुण जोशी नाम है, वो एमबीबीएस पास हो गया, अभी वो मुंबई में रहता है। गायत्री मगरे नाम की एक डेंटल सर्जन बनी है, वो भी फिलहाल सांगली में है और उस एरिया में वो सेवांकुर भारत का काम करने वाली है। एक राहुल राठौड़ नाम का लड़का है, जो अभी रांची में, झारखंड में 1 साल से है वहाँ, अभी भी वहीं रहने वाला है। वह उसका काम भी झारखंड में हमारा काम बढ़ाना, इतना ही उसको काम है। तो ऐसे अपने जीवन का समय देना, ऐसे करने वाले कई सारे लोग हैं। पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर बने हुए हैं, जो इस विषय को आगे लेकर जाते हैं। तो हम ऐसे कई सारे डायमेंशन में काम करने लगे। तो जैसा देहातों में अभी शहरों में काम किया, तो देहातों में कुछ करना चाहिए, ऐसे लोगों की डिमांड रही। तो हमने सोचा, चलो एक गाँव में विज़िट करके आते हैं। तो एक गाँव में गए, तो समझ में आया उस गाँव में एक किसान ने आत्महत्या बना कर ली। तो फिर उसके घर गए कि भाई साहब आपने आत्महत्या क्यों करी? तो ध्यान में आया कि उसने लोन लिया था और वो लोन चुका नहीं सका। तो उसके कारण उसने आत्महत्या कर दी। तो बोला अभी लोन क्यों लिया था? बोले फसल के लिए लिया था। फसल आया नहीं, सूखा पड़ गया, इसके कारण लोन का रीपेमेंट नहीं हो सका, इसके कारण उसने जान दे दी। तो बोला फसल क्यों नहीं आए? तो समझ में आया पानी नहीं आया, सूखा था इसके लिए। फिर हमने सोचा चलो पानी के लिए कुछ काम करते हैं, वाटरशेड डेवलपमेंट का हमने लोगों को समझाया, सब कुछ बताया, लेकिन लोग बोले हमें कुछ नहीं करना है। तो फिर हमने सोचा कि क्या कर सकते हैं हम इसके लिए? तो एक महाराष्ट्र में धुलिया डिस्ट्रिक्ट में शिरपुर नाम का एक तहसील है, वहाँ एक अच्छा काम हुआ है। तो हमने बोला कि चलो वहाँ आपको लेकर जाते हैं, एक ट्रिप बनाएँगे वहाँ। तो लोग बोले पैसा कितना लेंगे? हमने बोला फ्री में आपको एक हिस्ट्री भर से हम एक लोगों को लेकर जाएँगे। तो 50 किसान तैयार हो गए, शिरपुर गए, उन्होंने सब देखा, उसमें से 10 किसान तैयार हो गए। बोले हमारे खेत के अगल-बगल में आप वाटरशेड डेवलपमेंट का काम कर सकते हो। तो हमारी बात ये थी कि इसके लिए जो भी बंधारा-वंधारा बनाएँगे उसके लिए पैसा हम लाएँगे, लेकिन जो उसके लिए मेहनत करनी होगी, लेबर लगेगा, वो आपको करना होगा। ऐसा सॉल्यूशन निकाल कर हमने काम प्रारंभ कर दिया। वो 10 जो किसान थे, उनकी तो आमदनी बढ़ गई, पानी भी आ गया। तो धीरे-धीरे आज ऐसे हमने 900 गाँवों में ये वाटरशेड डेवलपमेंट का काम करा। तो फसल ज़्यादा आने लगी, तो बेचने के लिए दिक्कत आ गई। फिर हमने फार्मर्स प्रोड्यूसिंग कंपनी बनाई, पवई आईआईटी के साथ टाई अप बनाया और फिर उनको अच्छे उसकी कीमत आ जाए, उसके लिए करा। लेकिन फसल जब ज़्यादा आ गई तो दाम कम होने लगे। फिर हमने पवई आईआईटी के साथ मिलकर सोलर ड्रायर नाम का एक इक्विपमेंट करा, जिसके कारण वो जब प्याज ज़्यादा आती है तो वो हाइग्रोस्कोपिक मेथड से वो प्याज को ड्राई करते हैं और जब समय आता है तो जो जितने सारे रेस्टोरेंट होते हैं, वहाँ वो बेचते हैं। तो उसकी कीमत भी ज़्यादा आने लगी। फिर हमने फ्रूट कल्टीवेशन किया, फिर लक्ष्य वृक्ष योजना नाम से हमने पौधे लगाए, तो एनवायरनमेंट के लिए काम किया। शुद्ध पानी मिलना चाहिए इसके लिए सोलर का यूज़ करते हुए उसका पंप लगाकर वाटर का एक एटीएम बनाए। फिर फ्री सैनिटरी पैड डिस्ट्रीब्यूट करने लगे और मेंटल हेल्थ के लिए हमने एक विशेष
किसानों के लिए कार्यक्रम बनाया। तो हेल्थ के माध्यम से जैसी एक समस्या हमारे ध्यान में आई, तो हम उस समस्या का समाधान ढूँढते-ढूँढते वहाँ गए। हमारे सर्जन रहे, वो स्वयं ऑपरेशन करते थे और स्वयं ही ब्लड डोनेट करते थे। तो ध्यान में आया कि गाँव में कोई अच्छी ब्लड बैंक नहीं है, तो हमको एक ब्लड बैंक भी शुरू करना चाहिए। तो हमने वो ब्लड बैंक शुरू कर दी। तो लोग स्वयं स्वेच्छा से तो ब्लड बैंक भी यानी डोनेशन नहीं करते थे। तो फिर हमने कंपटीशन बनाई, स्लोगन की कंपटीशन, फिर पोस्टर कंपटीशन, फिर गणेश जी के जब कार्यक्रम होता है तब उसके लिए डेकोरेशन की कंपटीशन, ऐसे हर वर्ष हमने वो चलाया। तो आज पूरे संभाजी नगर में वॉलंटरी ब्लड डोनेशन की बात सब समाज ने एक्सेप्ट कर ली। आज 150 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो अलग-अलग कंपनियों में काम करते हैं, लेकिन जिनको लगती है जो हमारी दत्ताजी भाले ब्लड बैंक है, ये अपनी बैंक है। तो ऐसे हमने एक फ़िल्म बनाई। फ़िल्म बनाने के लिए तब पैसे नहीं थे, तो हमारे 2 दोस्त थे, जो यहाँ की यूनिवर्सिटी में ड्रामा के प्रोफ़ेसर थे। तो हमने बोला चलो आप ही एक्टिंग करो, एक सज्जन को आप ही लिखो और एक को फ़ोटोग्राफ़ी बना दी। और हमने फ़िल्म बनाई, एक जीप ले ली, एक ड्राइवर, एक सोशल वर्कर। तो हम हर हर गली मोहल्ले में रक्तदान हेच सर्वश्रेष्ठ दान, यानी ब्लड डोनेशन है सबसे अच्छा दान है, ऐसी फ़िल्म बनाई। आज 1 लाख से ज़्यादा शो हमने उस फ़िल्म के गली मोहल्ले में कर दिए। तो आज सब गाँव ने ये स्वीकार कर लिया कि ये सबसे अच्छी ब्लड बैंक है और हम एनएबीएल एक्रेडिटेड, एनएबीएच एक्रेडिटेड और 21 कंपोनेंट देने वाली ब्लड बैंक है। तो समाज में जो अच्छाई है उसको करना है तो स्वयं अपने जीवन में उसका आधार बनाकर हमने काम चालू करा। तो आज हमारा ये भरोसा है कि हम इतने जगह ये सब कुछ कर सके, क्योंकि हमने सब सोसाइटी को अपने साथ लिया है। हम कभी ये नहीं मानते कि ये सब हमने किया है। हम ये बोल रहे कि देखो ये समाज के ज़रिए ये काम बना है। सब समाज को हम साथ में लेकर यदि आगे जाएँगे, तो हम कुछ ना कुछ अच्छा काम कर सकेंगे। तो बड़ा एक ट्रांसपेरेंट, एक सेल्फलेस सर्विस के नाते हम ये काम करते हैं। तो आज इसको देखकर कई सारे लोगों के जीवन में ऐसा लगता है, जो छात्र हमसे मिलने आते, तो वो पूछते भी है कि सर अभी मेरी ये शिक्षा हो गई, तो अभी मैंने क्या करना चाहिए? तो इसके कारण समाज में ये अच्छाई धीरे-धीरे फैलने लगी है और मैं समझता हूँ कि आने वाले कुछ दिनों में इस प्रकार के सोचने वाले डॉक्टर की संख्या पूरे देश में बहुत बड़ी मात्रा में आपको देखने को मिलेंगी। और इसका इसका जो क्रेडिट है, ये ना कोई एक व्यक्ति का, ना कोई एक संस्था का है। इसका जो क्रेडिट है, ये सब पूरे समाज का है, क्योंकि समाज यदि उसके साथ में जुड़ा हुआ है, तो ही हम कुछ ऐसा काम कर सकते हैं। कोई कोई भी बड़ा काम कोई एक अकेले आदमी से हो नहीं सकता। तो अच्छे लोग हमसे जुड़े हुए, ये भगवान को हम प्रार्थना करेंगे कि ऐसे ही अच्छे लोग आगे भी मिलते रहे और हम जिस पथ पर जा चल रहे उस पथ पर चलने की प्रेरणा जीवन में हमसे हरदम बनी रहे। इतनी बात कहूँगा। थैंक यू सो मच सर। आपने जो आज बताया ना, मुझे उससे एक चीज, जो सबसे अच्छी चीज मुझे ये सीखने को मिली कि पर्पस से बड़ा ना कुछ नहीं होता। और जब पर्पस और सेवा आप एक साथ लेके उस पर काम करने लग जाइए, तो आप कितने लाखों लोगों को इम्पैक्ट कर सकते हैं, कितना कितना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज, जिस तरह आप छोटी छोटी समस्याएं, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को देख के आप समझ पाए कि समाज में वो क्या क्या प्रॉब्लम चल रही है और उससे इनिशिएटिव्स क्रिएट कर पाए, आई थिंक वो बहुत ही कमेंडेबल था। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ ये शेयर करने के लिए। तो अब हम चाहेंगे, आप लोग, आपके कुछ सवाल हैं जो आप सर से बातचीत करना चाहेंगे, तो पहले हम तो शुरू एक करते हैं जी। ताली बजा दे कि अच्छी शेयरिंग करी, सबको बिल्कुल बहुत बिल्कुल। वो किया। सब लोग तालियां बजाइए खोल के, क्योंकि बहुत बहुत थैंक यू, आपने बहुत बहुत अच्छा वो बताया और बड़े प्यार से हर प्रॉब्लम्स को बताया कि किस तरीके से सॉल्व हुई। बहुत अच्छा, क्योंकि एक समाज को आपने संदेश भी दिया कि प्रॉब्लम तो जहां जाए आप बहुत सारी मिलेंगी, आपको देखना है कि किस तरीके से आप सॉल्व करते हैं। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू भूमिका जी। थैंक यू। ओके जी। अ, ठीक है, हम थोड़े सवाल ले लेते हैं जी। सुरेंद्र जी। हेलो। जी। हाँ सर, सर नमस्कार। मैं ये नमस्ते। पूछना चाह रहा था, सर आप इतने मतलब सेवा प्रकल्प वगैरह ये करते हैं, तो इसके लिए ऊर्जा कहाँ से आती है आपको? और मतलब ये अपने लक्ष्य के प्रति इतना कॉन्स्टेंटली मोटिवेटेड रहना, तो ये ऊर्जा
कहाँ से आप मतलब ये करते सर, जनरेट कैसे करते इतनी इतनी ऊर्जा? देखो, ये बात कैसा है कि आप यदि स्वयं ये मान ले आपके मन में कि भाई यदि मैं सेल्फलेस रहता हूं ना, तो आपको वैसा परिणाम मिलता है, और वो परिणाम आपको सेल्फलेस रखता है। जब आपको सफलता नहीं मिलती तो हम ये सोचते हैं कि कहीं तो अपने मन में कोई सेल्फिश विचार आया हो, जिसके कारण सफलता नहीं मिल रही। तो हर आदमी जीवन में सफल होना चाहता है। तो यदि कोई कार्य का हम प्रारंभ करते हैं, तब ये सोचना चाहिए कि जैसा हमने ये सेवांकुर भारत का काम करा, तो हमने कभी ये नहीं सोचा कि ये डॉक्टर अच्छा बनेगा तो मेरे अस्पताल में आएगा। हमने बोला ये समाज में जहाँ भी जाएगा ना, वहाँ अच्छा काम करेगा। देखो, जब मैं ये बोलता हूँ ना कि भई मैं भूखा हूँ तो मुझे रोटी मिलनी चाहिए, तो ये बात सेल्फिश हो गई। लेकिन यदि मैं ये बोलूँ कि दुनिया में कोई आदमी भूखा नहीं रहना चाहिए, तो मुझे भी मिलेगी और सबको मिलेगी। तो जब मैं सबके हित के बारे में सोचता हूँ, तो उसको सेल्फलेस बोलते हैं। तो यदि मैं ये सोचूँ कि मुझे अच्छे डॉक्टर मिलने चाहिए, तो ये बात सेल्फिश हो गई। दुनिया में सब डॉक्टर अच्छे होने चाहिए, तो ये बात सेल्फलेस हो गई। तो जब दुनिया में सब अच्छे होंगे, तो उसमें से ही कुछ ना कुछ अपने पास भी आएँगे। तो अपना भी काम बनेगा और दुनिया का भी काम बनेगा। तो यदि हम लोग सोचते समय ये सोचे कि सबका भला हो, तो वो बात को आप फिलोसॉफिकली भी समझ लो और कैसा भी समझ लो, यही बात उचित है। तो जब हमें कभी सफलता नहीं मिलती या हम कोई नया भी काम करना चाहते, तो पहले ये सोचते कि क्या भई सही आपके मन में सेल्फलेस भाव है क्या? है ना? तो वो यदि है, तो अच्छा वो आपको ही पता है। आप दूसरे किसको कुछ भी बताओ, सच्चाई तो आपके मन में है। तो आपके मन में जो है बस वैसा ही परिणाम आएगा। और यदि परिणाम नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपके मन में कहीं तो खोट है ही। वो चाहे आपके समझ में आए या नहीं आए। तो आप अपने मन के अंदर झाँक कर ज़रा उसको ठीक कर दो, तो सफलता आ जाएगी। फिर सफलता के लिए दूसरा कुछ रास्ता नहीं है। तो आप सेल्फलेस बनो तो लोग सेल्फलेस काम के लिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है जो सेल्फलेस है वो भगवान का काम है। तो ईश्वर का काम है तो स्वयं ईश्वर आपके साथ खड़ा हो जाता है। मैं तो मेरे जीवन में कितने सारे उदाहरण दूँ आपको कि भगवान कैसा खड़ा हो जाता है। तो उसके लिए स गड़बड़ ये नहीं कि हम भगवान की राह देखें, राह ये देखिए कि हमारे मन में कोई खोट नहीं ना। कई बार सफलता भी खोट निर्माण करती है। अपने को सफलता मिलती है तब लगता है मैंने करा, मैं हूँ इसके कारण हो रहा है, हम है इसके कारण हो रहा है ना? तो ये भी एक ऑर्गेनाइज़ेशनल ईगो होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसके तरफ भी हमने ध्यान देना चाहिए। यानी कुल मिलाकर मैं इतना ही बोलूँ कि बस आपके मन में वो सच्चाई है, आप उसको देखते रहो तो सफलता मिलती रहेगी। सफलता नहीं मिली इसका मतलब आपका आपके ऊपर से ध्यान हट गया, बस। थैंक यू सो मच, थैंक यू सुरेंद्र जी। जी जी तुषार जी। डॉक्टर साहब नमस्ते। नमस्ते। क्या बढ़िया नाम रखा आपका, आप देवताओं के डॉक्टर हैं। तभी जमीन पे आ गए, क्या सोच के सोच रखा है। 4 साल पहले हम लोग मिले थे नासिक में, बिल्कुल, इमर्जिंग फ्यूचर में। सर अभी 2 अगस्त को वापस मिलना चाहता हूँ, तो उसकी डिटेल्स मिलेंगे, ग्रुप में देंगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल भेज तो दूँगा आपके मैं। साथ हम कैसे जुड़ सकते हैं? जैसे मैं किसानी का काम करता हूँ, आपने बताया, तो मैं बिल्कुल। जरूर आपके साथ जुड़ना चाहूंगा। धन्यवाद। बिल्कुल, नासिक में तो आप श्री गुरुजी रुग्णालय में जाइए, वहाँ आप किसानों के साथ जुड़ सकते हैं। वहाँ हम सेवा संकल्प समिति के नाम से काम करते हैं। परसों ही मुझे लगता है रोटरी अलायंस का एक अच्छा अवार्ड हमारे एक वहाँ के कार्यकर्ता को मिला है, हर्षा बड़कस ऐसा उसका नाम है। इंजीनियर है वो सेवा संकल्प समिति का काम देखता है। मुंबई में हो आप, तो मुंबई में आ सकते हो, यशवंत भवन, दीपक सिनेमा के पीछे हमारी सुबह 9 बजे 2 तारीख को मीटिंग रहेगी। धन्यवाद सर, जरूर मिलूंगा। हाँ। ओके, मीनू। सर जैसे जैसे हम बहुत प्रो आर्टिस्ट को देखते हैं और हमको लगता है कि वो बहुत आसान है, वैसे ही मुझे ऐसा लग रहा है आपने जो काम किए वो कितने आसानी से कर दिए। और जब हम फील्ड में उतरते हैं या फिर हम किसी समस्या का समाधान कर रहे होते हैं, हम बहुत अटकते हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं देखूं कि बस सिर्फ सोसाइटी वालों को हेल्थ के लिए जागरूक करना है, मीन्स इतना छोटा सा काम, पर लोगों को नहीं समझ में आता है। तो
ऐसा भी नहीं है कि मैं ये बोल रही हूँ कि मैं सेल्फ सेल्फ इसमें सेल्फिश हूँ, बट आप जो कर रहे हो वो बहुत आसान लगता है। देखो, आपको भी ना एक ध्यान में आता है तो समझ लेना, लोगों को समझ में आना चाहिए, ये भी मेरा एक सेल्फिश मोटो है। आप ओके। समझाओ, इतना ही आपका काम है। लोगों को समझना है तो समझेंगे, नहीं समझना है तो नहीं समझेंगे। आपका क्यों आग्रह है कि लोगों को समझ में आना चाहिए? आप हेल्थ के बारे में जो समझा रहे हो, जिस दिन आप इस आग्रह से दूर हो जाओगे, कि जैसा मैं कॉलेज में जाता हूँ, एक छात्रों से मिलना होता हूँ, बराबर है? तो मैं जाकर मिलता हूँ, उनको मिलना है कि नहीं मिलना है वो उनका चॉइस है। तो उन्होंने मुझसे मिलना चाहिए क्योंकि मैं इतना समय लेकर आया हूँ, मैंने इतना कुछ किया है, मैं आपके भले के लिए आया हूँ, ऐसा मेरे मन में तो कुछ नहीं है। तो आप समझो, जो भी कुछ काम करते हो तो वहाँ ये सोच कर जाओ कि भाई आपको ऐसा लगता है कि लोगों को हेल्थ के बारे में समझाना चाहिए आपके सोसाइटी में, और लोगों को लगता है कि हमको नहीं सुनना है, तो उनका चॉइस है। लेकिन आपको लगता है ना, तो आप डटे रहो। तो पहले-पहले तो लोग आपको उपेक्षा बोलते हैं, जैसा आपकी तरफ ध्यान नहीं देंगे, आपकी थोड़ी मज़ाक भी उड़ाएँगे और बोलेंगे चलो ये देखो देश सुधारने निकले, ऐसा भी बोलेंगे। उसको आप शांति से सहन कर लो, तो धीरे-धीरे लोग आपके पीछे खड़े हो जाएँगे। क्योंकि ये जो है, ये तो आपको सहना ही होगा कि लोग आपकी मज़ाक उड़ाएँगे। जैसा हमने प्रारंभ करा तो गाँव के अच्छे-अच्छे डॉक्टर ये बोलते थे कि अरे 4 भाई साथ में नहीं रह सकते, आप 7 लोग क्या साथ में रहोगे? ये तो कुछ नहीं कर सकते, ये 1 साल में बिखर जाएँगे। ऐसे बोलने वाले लोग थे। आज वही सब लोग क्या बोलते हैं, आप तो कुछ भी कर सकते हो। तो ये तो परीक्षा है ही। मराठी में ना भगवान के लिए क्या बोलते हैं, परमेश्वर कसा है, तर कृपाळूपणे अल्पधारिष्ठ पाही। तो भगवान बड़ा दयालु है, और वो ध्यान से थोड़ा आपका धैर्य बनता है कि नहीं उतना देखता है। तो आप उतना धैर्य बनाकर रहो कि भगवान आपके साथ हो जाएगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मीनू। जी, प्रताप जी। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्ते। डॉक्टर साहब, मैं भी एक संस्था से जुड़ा हुआ हूँ। मैं दिल्ली हुँ, से हूँ हाँ, और लॉयंस क्लब का मेंबर प्रेसिडेंट रहा हूँ 3 बार। और हुँ, उनका एक लॉयंस चैरिटेबल आई हॉस्पिटल है। अच्छा, क्योंकि लॉयंस का जो मोटो है, साइट फर्स्ट के नाम से हमारा लोगो है, कि भी हाँ, कोई आदमी अंधा नहीं रहना चाहिए। बराबर तो है, हम वहाँ पर फ्री कैटरेक्ट ऑपरेशंस करते हैं। फिर मतलब 2 दिन का बोर्डिंग लॉजिंग भी है उसमें शामिल। बराबर है। और जो शुरू में आपको कठिनाई आई, वो हमें भी आई कि मिडिल क्लास ज्यादा आने लगे, लोअर क्लास नहीं आती थी। तो हमने एम्बुलेंस बनाकर चेकिंग के लिए गांव में भेजनी शुरू करी और बराबर वहां है। से कलेक्ट। तो ये आती है कोई कठिनाइयाँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो मेरा सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट ये है कि मैं आपसे किस तरह जोड़ सकता हूँ। मैं आप दिल्ली से चाहें हूँ। उस तरीके से, मैं मेरे दिल्ली में कई सारे मित्र हैं, वो मैं जो 30 साल दिल्ली से रहते जुड़ा हैं। हुआ हूँ लॉयंस हॉस्पिटल के साथ, हाँ, और तो मैं ब्लड हाँ, डोनेशन से। बिल्कुल, मेरा नंबर ग्रुप में नहीं है तो मैं मैं ले बता लूंगा। देता हूँ। नहीं, मैं ले लूंगा उनसे, हाँ, तो प्रचार से आप ले उनसे लूंगा। जोड़ो तो मैं आपको हमारे दिल्ली में जो पढ़ने वाले डॉक्टर मित्र हैं, उनसे आपको जोड़ दूँगा, हाँ। तो वो आपसे मिलेंगे, थैंक यू। है ना? थैंक यू। हाँ, थैंक यू। थैंक थैंक यू प्रताप जी। जी, श्रुति जी एंड देन रचना जी। एक सेकेंड जी। सर मुझे फिजियोथेरेपी कॉलेज जो सर ने बताया था ना, उसका नाम जानना था। ये फिजियोथेरेपी कॉलेज यानी श्री रामचंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी, इस नाम से है वो। थैंक यू। थैंक यू जी। रचना जी। यस, ऑडिबल। या जी। आवाज हाँ जी। हाँ, तो थैंक यू सो मच डॉक्टर अश्विनी कुमार तुपकरी जी, बहुत अच्छा लगा आपको सुन के। और सेल्फिश एंड सेल्फलेस इसका डिफरेंस बड़े सिंपली आपने बता दिया। सो कुछ ऐसे सवाल थे, अभी टाइम पता नहीं इनफ है, बट आप कैसे मैनेज करते, टीम कैसे बनाया, आपका वेबसाइट, आप सिर्फ स्टूडेंट्स को लेते हैं या पास्ड आउट डॉक्टर्स पास्ड आउट डॉक्टर रिक्रूट को भी कैसे लेते हैं। करते हैं आप?
अच्छा। नहीं, ऐसा हमारा कोई रिक्रूटमेंट वाला प्रोसेस नहीं है। हम ये बोलते हैं कि हम जो अच्छा है बस वो आ जाता है, बस उसको ले लेते हैं हम। और ऐसे आप लोग एडवर्टाइजमेंट को वाली बात नहीं। अच्छा, आप लोग कैसे मतलब रिक्रूट यानी नॉट एक्चुअल रिक्रूट बट कैसे इन्वॉल्व करते हैं इनको? आपको क्या मिलता रिटर्न में, उनको क्या मिलता? कुछ नहीं, बस खुशी के सिवा कुछ नहीं मिलता, क्योंकि हर अच्छा। वर्ष 7-8 दिन जाना। अभी इस वर्ष शायद हम राजस्थान जाएंगे, बाड़मेर के आसपास, ऐसा हम सोच रहे हैं। अभी ये हमारी जो एक्टिविटी चलती ना, ऐसे 60-70 लोगों की एक साथ मीटिंग मुंबई में, भाईंदर में हमारी मीटिंग। अभी ये 25-26 को 2 दिन में, 24 को ही रात को मैं मुंबई आ जाऊंगा, तो 25-26 में मुंबई रहूंगा। तो इसी विषय के लिए हम 2 दिन बैठेंगे साथ में, कि भाई आने वाले साल में हम क्या क्या करना चाहते हैं, किस प्रकार से करना चाहते हैं। तो साठ तो सत्तर बेस लोगों की हमारी टीम है। अच्छा, तो CSR करके है? सीएसआर से भी कुछ मिलते हैं, कुछ इंडिविजुअल डोनेशन आते हैं साल भर में। सिर्फ ये मेडिकल कॉलेज के छात्रों के बीच में जो हमारी एक्टिविटी चलती है, उसका 1 करोड़ का खर्चा होता है। ओके। हाँ। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करके ही है आप लोग को, ऐसे कुछ प्रॉफिट नहीं है? नहीं नहीं नहीं, प्रॉफिट के पीछे हमने कभी काम ही नहीं किया है। अच्छा। प्रॉफिट नहीं सो बनाते। मैं खुद भी महाराष्ट्र से ही हूँ, बॉम्बे में ही पैदा हुई हूँ, नागपुर हम्म, में बॉर्न एंड ब्रॉट अप। अच्छे से पता है, बट फिलहाल मैं रुद्रपुर में हूँ, उत्तराखंड में। अच्छा। तो आई एम DS also, but somehow some reasons for PG for 5.5 years practice, वो सब रिजर्वेशंस में नहीं, सब कुछ आई वाज नॉट फीलिंग लाइक सेटिंग। माय मदर इज डॉक्टर बट क्लिनिक भी डाला था, फिर मैं शिफ्ट कर ली रचना MBA जी, में। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हम सिर्फ क्वेश्चंस अभी पूछें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है बात श्योर कर श्योर। सकें। तो मैं वही बोलना थी कि अब इस सब देख के थैंक मेरे यू। को इंटरेस्ट, तो कैसे जुड़ सकते हैं? बस आप वही था। हमारी वेबसाइट है sevankurBharat.org, इस नाम से। हाँ, तो आप इस पे रजिस्टर कर दीजिए, तो हमारी जो छात्रों की एक्टिविटी है उसमें आप जुड़ सकेंगे। पहला वही क्वेश्चन था वेबसाइट। तो आई थिंक आपके इसमें वाई एनालिसिस आप यूज करते हैं काफी, जो TQBM में बोलते हैं ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, और फिर उस पे वर्क करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू। भव्या। थैंक यू। जी, उषा जी। जी, अश्विन जी ने तो कोई भी एंगल नहीं छोड़ा, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक हर एंगल से लोगों का सहयोग करा। तो और भावनात्मक रूप से भी आपने सहयोग करा, तो ये चीज तो बहुत गजब लगी। मतलब कि जिंदगी में पहली बार मैं ऐसा इंसान देख रही हूँ, सुन रही हूँ, और आंखों के सामने है मेरे। और मेरा प्रश्न तो मतलब मैं तो निशब्द हो गई हूँ। बस नहीं यही नहीं, है कि Awesome20 में आपका फोन नंबर आ जाना चाहिए। आगे भी हम आप लोगों से सीखते रहें। और ये सब करना बहुत मुश्किल है, लेकिन इतनी सब प्रेरणा कहाँ से मिली, कैसे किया, ये जरूर थोड़ा मन में आता है अभी भी। देखो, मैं मेरी जहां तक बात है मैं बता दूं, मैं बचपन से आरएसएस से जुड़ा हुआ हूँ। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बड़ा अच्छा कार्यकर्ता हूँ, पुराना कार्यकर्ता हूँ। जब मेरे पिताजी वो 10वीं यानी 8वीं में थे तब से काम करते थे। जब वो 10वीं में रहे तब गांधी जी की हत्या हो गई और उस समय पाबंदी लग गई। तो मेरे पिताजी 10वीं में थे तब 2 महीना सत्याग्रह करके जेल में रह चुके। 10वीं की परीक्षा है इसके लिए उनको छोड़ दिया गया। फिर मैं जब 10वीं में था तब इमरजेंसी आ गई, तब मेरे पिताजी 18 महीने जेल में थे। तब भी मैंने मेरी पढ़ाई करते हुए मैं मेरिट में पहला था। तो उसके कारण मैं एमबीबीएस के लिए लग गया। इंजीनियरिंग में मैं पहला था, मुझे 100 में से 100 मार्क रहे। फिर आगे मैं बढ़ते गया। तो मेरी प्रेरणा तो मैंने ऐसे यानी मेरे से अच्छे त्यागी समर्पित लोग मैंने मेरे जीवन में हजारों देखे हैं, हजारों देखे हैं। तो इसके कारण मैं ये नहीं मानता हूँ कि मैंने कुछ किया है। मेरे से बहुत ज्यादा करने वाले लोगों से मैं जीवन में मिला हूँ, मेरे घर वो आए हैं। बहुत मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं अच्छे लोगों के साथ जुड़ा हुआ। लेकिन डॉक्टर साहब, एक तो मैं ऐसे डॉक्टर देख रही हूँ, और एक तरफ मैं भी मुंबई में ही रहती हूँ, जो कि ऐसे कस्टमर मान लेते हैं और लूटते रहते हैं दवा से, उससे उससे। तो एक डॉक्टर नाम से चिड़ी हो गई, एलोपैथी डॉक्टर के नाम से मुझे चिड़ी हो गई कि ये केवल लूटने वाले बचे हैं बस। सब नहीं है, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग, और मुंबई में तो बहुत सारे लोगों से सामना हुआ है। बराबर है। तो अभी मुंबई में भी एक हम अस्पताल खोलने जा रहे हैं घाटकोपर में। अभी चल रहा है वो काम, एक आने वाले साल 1.5 साल में हो जाएगा वो।
वहां भी हो जाएगा। तो अच्छे लोगों को निर्माण करना, हमने अच्छा रहना, बस इतना ही हम कर सकते। बचे हुआ तो देखो राम के जमाने में भी तो कुछ लोग ऐसे थे ही ना, जिन्होंने राम के ऊपर भी कुछ आक्षेप लिया था। तो आज भी रहेंगे ऐसे लोग। हमने तय करना कि हम किसके पक्ष में खड़े होने वाले हैं। बचे हुए दुनिया को थोड़ी ना बदल सकते, हम अपने आप को बदल सकते बस, है ना। जी, हम एक या दो लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्योंकि फिर मुझे पता है काफी सारे लोगों के बहुत सवाल हैं, बट हम कुछ एक दो ही और ले पाएंगे, क्योंकि हमें समय को भी रिस्पेक्ट करना है। तो भूपत जी। यस सर। आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। मेरा क्वेश्चन ये था सर के लिए कि हेलो, हाँ आवाज जी, नहीं हाँ आ जी, रही। आवाज हाँ जी, हाँ आई हाँ हाँ आवाज? हाँ, अभी आ जी। रही। मेरा क्वेश्चन ये था सर कि आप इतनी सेवा भावना लोगों को जीवन में बदलाव लाते हो, लेकिन स्टोरी बताई उसमें बताया कि इतनी साल से आपने ये काम करना चालू कर दिया, सेवा करना चालू कर दिया, तो आप कैसे फैमिली लाइफ को कैसे मैनेज करते हो लोगों के साथ साथ में? ये बड़ा क्वेश्चन है आज की डेट में। देखो ये तो यस सर। कुछ ना कुछ समस्या होती, लेकिन आपके लिए मेरा सौभाग्य अच्छा रहा कि मेरी धर्मपत्नी अच्छी है और वो आज दिल्ली में है। दिल्ली में वो यस एडोलेसेंट गर्ल्स के एक ग्रुप में, एक देश भर की एक टोली है उनकी, उसके लिए आज और वो कल दिल्ली में, वो मंडे मॉर्निंग आ जाएंगी। तो परसों वो गई दिल्ली, यस तो 3 दिन वो इसी काम में है। तो वो एक फिजिशियन है, गोल्ड मेडलिस्ट है, फिर भी वो झुग्गी झोपड़ियों के बच्चों के लिए, एडोलेसेंट गर्ल्स में जो काम होता है उसके लिए काम करती है। तो हम यस जैसा होता है यस वैसे अपने घर परिवार में भी धीरे धीरे संस्कार आ ही जाते हैं। यस यस। क्वेश्चन इसलिए हुआ कि हमारा भी एक फाउंडेशन है, लेकिन हम उसमें टाइम नहीं दे पा रहे, क्योंकि बिजनेस में इतना टाइम देते हैं, फिर फैमिली को तो टाइम ही नहीं बचता। ये काफी दिक्कत आती है। तो बहुत सारे फाउंडेशन को हम हेल्प करते हैं, लेकिन हम खुद नहीं कर सकते हैं, ऐसा प्रॉब्लम। बराबर है, बराबर है। थैंक यू सर, आपकी स्टोरी सुन के बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू सो मच तुपकरी सर। आज आप आए, हमसे बातचीत करी, और मैं चाहूंगा आप लोग अनम्यूट करके अपनी एक्नॉलेजमेंट, अपना थैंक यू सर को दे सकते हैं। सर मैं यही बोलना बढ़िया चाहूंगा। सर, बढ़िया। थैंक यू। थैंक यू सो मच थैंक सर। यू बहुत सर। थैंक Great यू job. थैंक यू सर। थैंक यू सर जी, थैंक थैंक यू। यू। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू।